चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक का फोर्थ सीवी दैट इज ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। सो स्टूडेंट्स, ऑक्सो एसिड्स तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि किन एसिड्स को हम ऑक्सो एसिड्स कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि सल्फर कौन कौन से ऑक्सो एसिड्स फॉर्म करता है। हमारा फर्स्ट ऑक्सो एसिड है सल्फ्यूरस एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है H2SO3। इसके स्ट्रक्चर को आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की जाए तो वो होती है +4। और ये एक डाई बेसिक एसिड है, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर ये 2 H प्लस आयन दे सकता है। द सेकंड ऑक्सो एसिड इज पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है H2S2O7। आप इसके स्ट्रक्चर को यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होती है। यहाँ पर एक स्पेशल टाइप ऑफ लिंकेज पाई जाती है, जिसको बोलते हैं पर ऑक्सी लिंकेज। यहाँ पर जो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन होता है, इसके बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। द थर्ड ऑक्सो एसिड इज सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है H2SO4। इसके स्ट्रक्चर को आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो यहाँ पर भी सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 ही होती है। ये भी एक डाई बेसिक एसिड है, क्योंकि ये भी 2 H प्लस आयन सॉल्यूशन में दे सकता है। अगला ऑक्सो एसिड है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। इसका फॉर्मूला होता है H2S2O7। इसके स्ट्रक्चर को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर भी सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 ही होती है। इस एसिड में एक ऑक्सी लिंकेज पाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। सबसे पहले बात करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन की। सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर करने के कुछ बहुत ही अच्छे मेथड्स में से एक होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट प्रोसेस का प्लांट दिखाया गया है। सबसे पहले इस प्लांट में एयर एंटर करती है, और जब ये एयर पहले से अंदर रखे हुए सल्फर के संपर्क में आती है, तब रिएक्शन होती है और फर्स्ट स्टेप में हमको SO2 गैस और ऑक्सीजन गैस का इम्प्योर मिक्सचर मिलता है। इसके बाद इस इम्प्योर गैसियस मिक्सचर को डस्ट प्रेसिपिटेटर से गुजारा जाता है, जहां पर काफ़ी मात्रा में डस्ट पार्टिकल्स सेपरेट हो जाते हैं। इसके बाद गैसियस मिक्सचर को एक ऐसे टावर से गुजारा जाता है जिसमें ऊपर से वाटर का स्प्रे होता है। इस टावर को हम कहते हैं वॉशिंग एंड कूलिंग टावर, क्योंकि यहाँ पर गैस वॉश होती है और कूल होती है, और वेस्ट वाटर इस टैंक के निचले हिस्से से निकल जाता है। इसके बाद गैस को नेक्स्ट टावर में भेजते हैं, जहाँ पर ऊपर से कॉन्क H2SO4 का शावर होता है, क्योंकि अगर गैस में कोई भी नमी या वाटर वेपर्स मौजूद होंगे तो वो इस कॉन्क H2SO4 के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। इसीलिए इस गैस को बोलते हैं ड्राइंग टावर। और जो वेस्ट एसिड होता है वो इस टावर के निचले हिस्से से निकल जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इस टावर में गैस में से नमी को सोख लिया जाता है। इसीलिए जब इस टावर से गैसेस निकलती हैं तो वो ड्राई होती हैं। इसके बाद इस गैसेस मिक्सचर को एक आर्सेनिक प्यूरीफायर में भेजा जाता है, जिसमें जिलेटिनस हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होता है, जिसका काम होता है कि अगर गैसेस मिक्सचर में आर्सेनिक की इम्प्योरिटी है तो उसको अलग कर दिया जाए। इसके बाद प्री हीटर में गैस को हीट किया जाता है। इसके बाद आता है सेकंड स्टेप, जहां पर गैस को कैटालिटिक कन्वर्टर में भेजा जाता है। यहाँ पर एज अ कैटलिस्ट V2O5 यानी कि वैनेडियम पेंटा ऑक्साइड वर्क करता है। यहीं पर SO2 और O2 V2O5 की प्रेजेंस में रिएक्ट करके SO3 गैस बनाती हैं। यहाँ पर शुरू होता है स्टेप 3। इस टावर में भी ऊपर से कॉन्क H2SO4 का शावर होता है और बीच में क्वार्ट्स रखे होते हैं। यहाँ पर SO3 गैस कॉन्क H2SO4 में डिसॉल्व हो जाती है और हमें ओलियम प्राप्त होता है, जिसका फॉर्मूला होता है H2S2O7। ये ओलियम H2SO4 का सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म होता है। हमें जिस कॉन्सेंट्रेशन का भी H2SO4 चाहिए होता है
उसी के अकॉर्डिंग ओलियम में वाटर ऐड करके H2SO4 बना लिया जाता है। अगर हम इस प्लांट की बात करें तो ये प्लांट बेसिकली 2 एटीएम और 720 केल्विन पर ऑपरेट किया जाता है। तो आपने समझा कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस का प्लांट कैसे वर्क करता है। चलिए अब इसके कुछ की स्टेप्स देखते हैं। इसका पहला की स्टेप है कि जब SO2 और ऑक्सीजन V2O5 के प्रेजेंस में SO3 गैस बनाती हैं, तब यहाँ पर जो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन है वो नेगेटिव होता है। उसकी वैल्यू होती है -196 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब है कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। इसके अलावा ये रिएक्शन रिवर्सिबल भी होती है और फॉरवर्ड रिएक्शन में जब रिएक्शन जाती है तब वॉल्यूम में डिक्रीज होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि रिएक्टेंट साइड में 3 गैसेस मोल हैं जबकि प्रोडक्ट साइड में केवल 2 गैसेस मोल हैं। तो अगर रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की साइड आएगी तो गैसेस मोल्स में डिक्रीज होगा, यानी कि वॉल्यूम में डिक्रीज होगा। अगर हम इस रिएक्शन को ली चैटर्जी प्रिंसिपल से समझना चाहें तो हम जानते हैं कि अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तब उस रिएक्शन के लिए लो टेम्परेचर फेवरेबल होता है और लो टेम्परेचर पर रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। बट टेम्परेचर इतना भी लो नहीं होना चाहिए कि रिएक्शन स्लो हो जाए, यानी कि मॉलिक्यूल्स के पास रिएक्ट करने के लिए एनर्जी ही ना हो। और अगर हम गैसेस मॉल्स को देखें और वॉल्यूम को देखें तो हम कह सकते हैं कि इस रिएक्शन के लिए अगर प्रेशर हाई होगा तब ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अगर ओलियम के फॉर्मेशन की बात करें तो जब SO3 गैस H2SO4 एसिड में डिसॉल्व होती है तब ओलियम बनता है, जैसा कि आपने पढ़ा था। और ओलियम का फॉर्मूला होता है H2S2O7। ओलियम सल्फ्यूरिक एसिड का सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म होता है और इसीलिए जब भी हमें ओलियम को कन्वर्ट करना होता है H2SO4 में तो इसको डाइल्यूट कर दिया जाता है वाटर के साथ, जिससे ओलियम H2SO4 में कन्वर्ट हो जाता है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस से जो H2SO4 मिलता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन 96 से लेकर के 98% तक हो सकती है। चलिए अब बात करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज़ की। यहाँ पर आप सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो सल्फ्यूरिक एसिड कलरलेस, डेंस और ऑयली लिक्विड होता है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.84 होती है 298 केल्विन पर। इसका फ्रीजिंग पॉइंट 283 केल्विन होता है, जबकि इसका बॉइलिंग पॉइंट 611 केल्विन होता है। अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर के साथ डाइल्यूट करते हैं, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर के साथ मिलाते हैं, तो ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती है। इसका मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट लिबरेट होती है। सल्फ्यूरिक एसिड को डाइल्यूट करते समय एक बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। अगर सल्फ्यूरिक एसिड को डाइल्यूट करना है तो हमेशा एक बीकर में पानी लेते हैं और उसमें थोड़ा थोड़ा सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं और उस बीकर को धीरे धीरे हिलाते रहते हैं, जिससे एसिड के छींटे हम पर ना गिरें। चलिए अब बात करते हैं H2SO4 की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो वाटर के प्रेजेंस में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि H2SO4 का स्ट्रक्चर है और वाटर का स्ट्रक्चर है। जब H2SO4 को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तब हाइड्रोजन सल्फेट आयन बनता है और हाइड्रोनियम आयन बनता है, जैसा कि आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं। अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के लिए Ka2 की बात करें तो उसकी वैल्यू बहुत कम होती है, लगभग 1.2 इंटू 10⁻²। H2SO4 का नेचर वोलेटाइल होता है और इसका यूज़ किया जाता है और ज़्यादा वोलेटाइल एसिड के मैन्युफैक्चरिंग में। फॉर एग्जांपल, अगर H2SO4 के साथ कोई MX सॉल्ट रिएक्ट करता है, यहाँ पर M मेटल है जबकि X फ्लोरीन, क्लोरीन या NO3 हो सकता है, तब हेलो एसिड्स बनते हैं और मेटेलिक सॉल्ट बनता है। ये मेटेलिक सॉल्ट मेटेलिक सल्फेट होता है। अगर हम टाइप्स ऑफ सल्फेट्स की बात करें तो पहला होता है नॉर्मल सल्फेट्स, जैसे कि सोडियम सल्फेट और कॉपर सल्फेट। दूसरा होता है एसिडिक सल्फेट, जिससे जब ये सल्फेट्स वाटर में डिसॉल्व होते हैं तो H+ लिबरेट करते हैं, जिसकी वजह से एसिडिक नेचर शो होता है। क्या आपको पता है कि कॉन्क H2SO4 बहुत ही अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, यानी कि सब्सटेंसेस में से वाटर को अलग कर सकता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जब H2SO4 की रिएक्शन सुक्रोज के साथ होती है
तो 12 कार्बन बनते हैं और 11 मोल्स ऑफ H2O बनता है। यानी कि H2SO4 सुक्रोज में से केमिकली वाटर को अलग कर देता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है। इसके लिए इसका यूज़ ऐसी गैसेस से वाटर को अलग करने में किया जाता है जिनके साथ ये रिएक्शन ना करे बट वहाँ से वाटर को हटा दे। इसीलिए H2SO4 का यूज़ बड़े पैमाने पर गैसेस को ड्राई करने में किया जाता है, क्योंकि ये गैसेस में से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। बट वहाँ पर एक कंडीशन होती है, जिस गैस को हम ड्राई करना चाहते हैं वो गैस H2SO4 के साथ कोई भी केमिकल रिएक्शन ना करे। अगर हम H2SO4 की ऑक्सीडाइजिंग पावर के बारे में बात करें तो ये एक मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर H3PO4 और HNO3 के बीच में होती है, यानी कि इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर H3PO4 से ज़्यादा होती है जबकि HNO3 से कम होती है। H2SO4 के ऑक्सीडाइजिंग नेचर को आप यहाँ पर एक रिएक्शन से समझ सकते हैं। जब कॉपर कॉन्क H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है तब कॉपर सल्फेट बनता है, वाटर बनता है। इस रिएक्शन में हम देख सकते हैं कि रिएक्शन से पहले कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 था, बट आफ्टर रिएक्शन कॉपर सल्फेट में कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। इसका मतलब इस रिएक्शन में कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ है। द अनदर एग्जांपल इज, अगर कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड सल्फर के साथ रिएक्ट करता है तो ये सल्फर को ऑक्सीडाइज कर देता है SO2 गैस में। दी अनदर एग्जांपल इज कि अगर कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड कार्बन के साथ रिएक्ट करता है तो ये कार्बन को भी ऑक्सीडाइज कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। इस रिएक्शन में साथ में वाटर भी बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी बनती है। चलिए अब देखते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड को कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड को बड़े पैमाने पर पेट्रोलियम रिफाइनिंग में यूज़ किया जाता है और इसका बड़े पैमाने पर यूज़ किया जाता है नाइट्रोसेल्यूलोज प्रोडक्ट्स को बनाने में। बहुत सारे सल्फेट फर्टिलाइजर्स को बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है, जैसे कि अमोनियम सल्फेट। H2SO4 का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज़ में और स्टोरेज बैटरीज़ में। H2SO4 को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है पिगमेंट्स, पेंट्स और डाई स्टफ्स की मैन्युफैक्चरिंग में। H2SO4 का यूज़ मेटलर्जिकल एप्लीकेशंस में भी किया जाता है। मेटलर्जिकल प्रोसेस में जब मेटल्स का एनेमलिंग या उनका इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं तो उससे पहले उनको साफ़ करने के लिए H2SO4 का ही यूज़ किया जाता है। और H2SO4 का ये यूज़ तो आप सभी जानते हैं कि इसका यूज़ बड़े पैमाने पर एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट किया जाता है। चलिए अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि H2SO4 को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तब वहाँ पर H2SO4 का पहला डिसोसिएशन कांस्टेंट दूसरे डिसोसिएशन कांस्टेंट के बराबर क्यों नहीं होता है, यानी कि H2SO4 के लिए Ka1 की वैल्यू Ka2 के बराबर क्यों नहीं होती है। अब आप इस वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सोचिए। आई होप आपने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सोच लिया होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। जब हम H2SO4 को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो पहले उसका एक प्रोटॉन निकलता है जिससे हाइड्रोनियम आयन बनता है और हाइड्रोजन सल्फेट आयन बनता है। अब यहाँ पर जो H2SO4 है वो एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल था। ऑन दी अदर हैंड जब फर्दर हाइड्रोजन सल्फेट का हाइड्रोलिसिस होता है तब हाइड्रोनियम आयन बनता है और सल्फेट आयन बनता है। यहाँ पर गौर करने की बात यह है कि हाइड्रोजन सल्फेट न्यूट्रल नहीं था, वो एक चार्ज मॉलिक्यूल था। और हम ये जानते हैं कि एक चार्ज मॉलिक्यूल से H+ को निकालना मुश्किल होता है एज कंपेयर टू एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल से H+ को निकालने से। यही कारण है कि H2SO4 के लिए Ka1 की वैल्यू जो होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है एज कंपेयर टू Ka2 की वैल्यू से।